अच्छा, तो स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 21 का नाम है न्यूक्लियर फिज़िक्स। और न्यूक्लियर फिज़िक्स में जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस टॉपिक का नाम है मैस डिफेक्ट। तो न्यूक्लियर फिज़िक्स बेसिकली न्यूक्लियस को स्टडी करती है। आप जानते हैं एटम में न्यूक्लियस होता है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो आज के चैप्टर में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है। तो आइए हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मास डिफेक्ट फर्स्ट स्मार्ट सिलेबस का टॉपिक है। मास डिफेक्ट क्या होता है? तो स्टूडेंट्स देखें, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एटम है मेरे पास और एटम में आप जानते हैं कि न्यूक्लियस होता है। ठीक है, लेट ये न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ इस इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, लेकिन हम अभी बात करें न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस का जो मैस होता है उसको मैंने ये लिख दिया मैस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो आप जानते हैं न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन होते हैं एंड न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब न्यूक्लियस को ब्रेक करेंगे तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर से निकलेंगे और उनका मैस पर ये मैंने लिखा हुआ है मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये ग्रेटर होता है हमेशा किससे? टोटल मैस ऑफ न्यूक्लियस से। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है हमारे पास, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे कि मैस ऑफ न्यूक्लियस हमेशा लेस होता है किससे? उन प्रोटॉन और उन न्यूट्रॉन के मैस से जिनसे न्यूक्लियस बना होता है। आपको पता है कि प्रोटॉन और न्यूक्लियस को मिलाएं तो ये न्यूक्लियस बन जाता है। न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाते हैं न्यूक्लियस बनता है। तो न्यूक्लियस का मैस लेस होता है किससे? टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। क्यों होता है आगे चल के हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि क्यों न्यूक्लियस का लेस हो जाता है और इसी न्यूक्लियस को तोड़ने से, ब्रेक करने से जो इसके अंदर से प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलते हैं उनका क्यों ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, ये तो हमने देख लिया कि मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड अगर हम इन दोनों को डिफरेंस ले लें, अब मैं इधर डिफरेंस लेता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये प्रोटॉन का मैस है ZMP, Z फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, जिसको चार्ज नंबर भी कहते हैं। तो एक प्रोटॉन के मैस को टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल प्रोटॉन का मैस आ जाएगा। फिर इधर आ जाए तो ये A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एक न्यूट्रॉन्स के मैस को टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल न्यूट्रॉन का मैस आ जाएगा। तो अब ये देखें, ये जो पोर्शन बन गया ना जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मैस है। इसको ऐड करेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मैस आ गया। अब माइनस करते हैं न्यूक्लियस के मैस में। आपको पता ना, ग्रेटर माइनस लेस करेंगे तो पॉजिटिव आंसर आएगा। तो देखें, हमें पता है कि न्यूक्लियस का मैस लेस होता है और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो मैस होता है वो ग्रेटर होता है। तो ग्रेटर माइनस लेस कर रहे हैं तो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा, चेंज आ जाएगा और इसका हम नाम रख देंगे मिसिंग मैस। बेसिकली हमने चेंज लिया है, ये टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है और इसमें से माइनस कर दिया न्यूक्लियस का मैस, और ये ग्रेटर होता है, ये लेस होता है, माइनस करेंगे डेल्टा एम आ जाएगा और इसी मिसिंग मैस का हमने नाम क्या रखा हुआ है? मैस डिफेक्ट। ठीक है, तो मिसिंग इसको डिफाइन हम यूँ कर सकते हैं, द मैस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एंड दिस मिसिंग मैस इज नोन एज मैस डिफेक्ट। ये जो हम मैस जो लेस आता है किससे? प्रोटॉन न्यूट्रॉन से। कितना लेस आता है वो माइनस करने से आएगा, इसी का नाम मिसिंग मैस रखेंगे और इसी का नाम मैस डिफेक्ट रखेंगे। अब आ जाए स्टूडेंट्स, ये इधर जो मैंने लिखा ना, ये बेसिकली ये इक्वेशन होती है, आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, क्या होता है? मास नंबर जो होता है ये इक्वल आता है चार्ज नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इधर से ये आप इक्वेशन कोई भी बना सकते हैं। ये जो बनी ना A-Z, तो बेसिकली क्या करें, Z को इधर ले जाएं तो Z माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? कैपिटल N फॉर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखें बाइंडिंग एनर्जी देखने लगे हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन में क्या कहा? E=mc² और m में मैंने डेल्टा m लगा दिया। ये देखें, ये जो मैस का डिफरेंस आ रहा था ग्रेटर मैस लेस करने से, जिसको हमने मिसिंग मैस का, इसको क्या करेंगे? इधर पुट करेंगे आइंस्टाइन की इक्वेशन में, तो यही मिसिंग मैस कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में और इसी एनर्जी का नाम हम रख देंगे बाइंडिंग एनर्जी। तो देखें, इधर मैंने मेंशन भी कर दिया, मिसिंग मैस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी।
बच्चे ये एक बात याद रखनी है कि ये जो मैस कन्वर्ट हो रहा होता है एनर्जी में, ये कौन सा मैस होता है? ये ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये मैंने लिखा हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस, यानी मैं कहता हूँ ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, ये दोनों मिलते हैं। इनके मिलने से क्या होगा? न्यूक्लियस बन जाएगा। जब न्यूक्लियस बनेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज होगी, और कौन सी एनर्जी रिलीज होगी? ये वाली। इसमें एक्चुअली क्या होगा कि जो मैस का डिफरेंस आएगा वही मैस का डिफरेंस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। कब? जब न्यूक्लियस बन रहा होता है। लैदा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन लैदा, लेकिन इनको जब मिलाएंगे तो एक न्यूक्लियस बन गया, और न्यूक्लियस का मैस लेस होता है इनके न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मैस से, और इनका जो डिफरेंस लेंगे वही एक्चुअली डिफरेंस किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, जो कि इधर क्वेश्चन में लिखा हुआ है। डिफरेंट मैस डिफरेंस यानी मिसिंग मैस कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। तो आप यूँ कह सकते हैं द मिसिंग मैस कन्वर्ट इनटू एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। जब न्यूक्लियस बन रहा होता है तो तब हम जो कहते हैं एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, मैस जो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। दूसरी एनर्जी डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं इसकी, वो ये है कि अगर ये न्यूक्लियस बन चुका है, अब देखिए मैं कहता हूँ इन दोनों को मिलाया तो न्यूक्लियस बना था, अब इस न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करें, जितनी इसने रिलीज की थी ना, अब उतनी ही इस न्यूक्लियस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो ये दोबारा स्प्लिट हो जाएगा और लैदा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हम ये कहेंगे दी एनर्जी सप्लाइड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। इस न्यूक्लियस को हमने एनर्जी दी तो ये स्प्लिट हो जाएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आ जाएगा, तो जितनी एनर्जी देंगे न्यूक्लियस को स्प्लिट करने के लिए, उस एनर्जी को भी हम क्या कहेंगे? बाइंडिंग एनर्जी करेंगे। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। अब यहाँ पे दो बातें की, एक वो कहा कि जब न्यूक्लियस बन रहा होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं तो न्यूक्लियस बन गया, तो इस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। अब रिवर्स से इसको पढ़ते हैं, रिवर्स में भी इसकी डेफिनेशन होती है। अब ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है, इसको ये एनर्जी प्रोवाइड की तो ये स्प्लिट हो गया लैदा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो ये जो जितनी एनर्जी दी न्यूक्लियस को स्प्लिट करने के लिए, इस एनर्जी का नाम भी बाइंडिंग एनर्जी होता है। अब बाइंडिंग एनर्जी का हम फॉर्मूला देखते हैं। तो देखें ये आइंस्टाइन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू mc² होता है, तो यहाँ पे डेल्टा mc² लगा दिया। अब डेल्टा m जो है ना, ये हमारे पास मिसिंग मैक्स का ये फार्मूला है, ये हम इधर पुट कर देंगे। तो ये E की जगह एक तो मैं लिख दूंगा बाइंडिंग एनर्जी, E फॉर एनर्जी है तो बाइंडिंग एनर्जी हो गया, और डेल्टा m मिसिंग मैस है, तो ये वाला फार्मूला हम सारा इधर मैस की जगह पुट कर देंगे। ये आ जाएगा मैस ऑफ प्रोटॉन ZMP टोटल मैस ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टोटल मैस ऑफ न्यूट्रॉन, साथ मैस Mn मैस ऑफ न्यूट्रॉन, ये टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, और ये एक मैस ऑफ न्यूट्रॉन है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का मैस आ जाएगा, ठीक है। अब ये साथ क्या आ रहा है? माइनस, उधर फॉर्मूले में आ रहा है साथ मैस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, ये हमने इधर लिख दिया। तो साथ इधर इक्वेशन में देखें तो m की हमने वैल्यू पुट की, डेल्टा m की वैल्यू पुट कर दी, और साथ c² आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये c² को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ZMPc² प्लस A माइनस ZMNc², ठीक है। और ये c² और इधर भी आप c² से मल्टीप्लाई कर दें, मैस ऑफ न्यूक्लियस इंटू c², ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्ट भी याद रखना है, इस तरह आप बना भी सकते हैं। अब देख लेते हैं कि एक ग्राफ हमारी बुक में दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू चार्ज नंबर, ठीक। अच्छा बच्चों, अब हम देखने लगे हैं ग्राफ बिटवीन मैस डिफेक्ट एंड पर न्यूक्लियन। ये जो ए लिखा ना, ये एटॉमिक मैस है, मैस नंबर इसको बोलेंगे फिजिक्स में। मैस नंबर किसके इक्वल होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लास्ट लिखी थी, ये लिखी हुई है, चलें ये मैं लिखता हूँ। A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। Z को चार्ज नंबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं, और साथ ये न्यूट्रॉन है। इन दोनों को ऐड करें तो ये मास नंबर होता है, और ये यहाँ पे मास नंबर को न्यूक्लियन पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। तो वाई एक्सिस पे हमने ये यहाँ पे जो क्या कंसिडर करना है, वाई एक्सिस पे क्या होगा? मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और एक्स एक्सिस पे यहाँ पे होगा चार्ज नंबर, जिसको Z से लिखेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा m का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, मैस ऑफ न्यूक्लियस है माइनस ये प्रोटॉन और ये
न्यूट्रॉन का मास है। अब देखें इस हमारी बुक में अब ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपको पता है मास ऑफ न्यूक्लियस लेस होता है और ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का टोटल मास है ये ग्रेटर आता है, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है। और जब लेस माइनस से ग्रेटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ऑफ कोर्स आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि लेस माइनस से ग्रेटर करें तो ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा। तो इसी वजह से देखें वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज़ हैं ये नेगेटिव में दी हुई हैं, ठीक है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, बस ये इतनी वैल्यूज़ हैं। फिर ये ग्राफ हम ड्रा करते हैं तो ये बना बनाया ग्राफ है, आपने इसको एज इट इज़ डिस्कस करना है। ये इस तरह से ये कर्व बनेगी, ठीक है, किसके दरमियान ग्राफ है, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन एंड चार्ज नंबर के दरमियान है। अब देखें ये हाइड्रोजन ये सबसे ऊपर आ रहा है, फिर बेरिलियम, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन और फिर इस तरह ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और ये यूरेनियम आ रहा है। अब चलते हैं एक एग्जांपल मास डिफेक्ट की फाइंड करते हैं। ये हमने ग्राफ को डिस्कस कर लिया। हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का हम देखना चाहते हैं कितनी बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लिखा ये वाला, ये मास डिफेक्ट का फार्मूला एज इट इज़ आपने ये याद किया हुआ है, इसको आपने ऐसे ही लिख लेना है, ठीक है। तो अब इसमें लगाना है हीलियम का ये मास नंबर 4 है और इसको ए से लिख दिया और ये चार्ज नंबर जो आ रहा है जेड से लिखेंगे, ये 2 है। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसी फार्मूले से, ठीक है। यहाँ से एन नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएगा, जेड को दूसरी तरफ माइनस कर देंगे तो 4 - 2 = 2 आ जाएगा। एन की वैल्यू 2 है, ए की वैल्यू 4, जेड की वैल्यू 2 है। अब यहाँ पे लगा दी जेड की वैल्यू ए इधर 2 लगा दी, ठीक है, और ये वैसे ही आ गया। अब देखें हमारे पास ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन का मास और ये न्यूट्रॉन का मास, ये हमारी बुक में स्टार्टिंग में टेबल है, वहाँ पे मास दिया हुआ है और इसका मास केजी में नहीं है, इसका मास दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में, यूनिफाइड मास स्केल भी कहते हैं और इसको यू से लिखते हैं। अगर यू में इसकी वैल्यू देखेंगे टेबल में जो लिखी हुई है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर, जो कि मैंने इधर डायरेक्ट लिखा हुआ है बुक की तरह। और ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ये टेबल में दिया हुआ है, उसको यू में दिया हुआ है, यू में यूनिफाइड मास स्केल भी पढ़ते हैं, यूनिफाइड मास स्केल में यू में है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा आंसर। फिर इस तरह मास ऑफ हीलियम भी टेबल में दिया हुआ है, ये डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब इनको सॉल्व कर लें, ये ऐड होंगे और ये माइनस होंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब देखें ये जो आंसर आ रहा है इस आंसर में देखें ये पॉजिटिव आ रहा है। इधर क्या किया था, लेस माइनस ग्रेटर किया था बुक में वो ग्राफ बनाने के लिए, लेकिन वैसे हम कैसे लिखते हैं, ग्रेटर माइनस लेस, मास ऑफ हीलियम लेस होगा, टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है, तो इधर ऐसे लिखा है और यूजुअली ऐसे लिखते हैं, लेकिन ग्राफ में उसने कैसे किया हुआ है, लेस माइनस ग्रेटर वाला किया हुआ है। अच्छा ये तो मैंने बता दिया कि ये हमने मास निकाल दिया, हमने बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। तो ये मास डिफेक्ट हो गया। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, E = mc² होता है, उसी से बनेगा। तो चलें खैर ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये जो लिखा हुआ है इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले ये मास यू में इसको केजी में लाने हैं, तो केजी में लाने के लिए क्या करेंगे, ये यू की वैल्यू ये आपको याद रखनी है। यूनिफाइड मास स्केल 1U = 1.66 10 - 27 kg, ये वैल्यू एज इट इज़ आपने याद रखनी है। अब क्या करते हैं, ये केजी की वैल्यू जो आ रही है इधर यू की वैल्यू इधर पुट करते हैं, ये वैसे ही लिखा और ये यू की वैल्यू पुट कर दी, इनको मल्टीप्लाई कर दिए तो अब मास केजी में आ गया, किलोग्राम में आ गया, ठीक है। अब लगाते हैं बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन E = mc², तो ये बाइंडिंग एनर्जी लिख दिया और m की ये वैल्यू लगा दी, डेल्टा m की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और ये 7c² वैसे लिख दिया, 3 × 10⁸ और ये स्केयर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी हमारे पास आ गई जूल में। जूल में कितनी आ रही है, 4.5 10 - 12 जूल। अब इसको हमने लाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 1.6 10 - 19 से डिवाइड किया तो ये आ गया, 10⁶ को हम मेगा कहते हैं तो मेगा लिख दिया, तो ये आ गया हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी = 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी अगर हीलियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करना है तो कितनी एनर्जी चाहिए, ये वाली एनर्जी चाहिए। या अगर हीलियम का न्यूक्लियस बन रहा है तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन पास आते हैं तो बनते हुए जो एनर्जी मिट होगी वो इतनी होगी। दो हमने डेफिनेशन की थी ना, तो दोनों की तरह कह सकते हैं। आसान अल्फाज में ये इजी होता है कहना कि वो एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी जो न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए यूज़ होती है, उस एनर्जी को बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और ये आपको ना आपकी बुक में ये दी हुई है कानून वैल्यूज़, ये आपको याद रखनी है, डायरेक्ट ये MCQs में आती है, इंपॉर्टेंट MCQs भी हैं। 1U = 1.66 10 - 27 kg, और फिर ये मैस ये यू में है और ये केजी में है, ये दोनों ही मैस हैं, ये यू में 1U इसके इक्वल होता है। अब यू मैस का यूनिट होता है ना बेसिकली, और 1U
जो मैस है 1U एटॉमिक मास यूनिफाइड मैस स्केल पढ़ते हैं, 1 यूनिफाइड मैस स्केल किसके इक्वल होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ये आपने एज इट इज़ वैल्यूज याद रखनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें यहाँ पे मैस डिफेक्ट्स पर न्यूक्लियन वाई एक्सिस पे है, तो यहाँ पे मैस पर न्यूक्लियंस क्या आ रहा है -0.009, फिर इसी तरह 0.007 और चलते चलते 0.002, फिर 0.001, फिर 0। तो इस तरह चलते जाएं तो ये इधर आके 0 हो जाएगा मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, और हाइड्रोजन का मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन 0 होता है, ठीक है। और इधर को चलते जाएं तो मैस डिफेक्ट क्या हो रहा है, इधर आते जाएं इंक्रीज़ करता करता आयरन का इधर देखें तो ये इधर मैक्सिमम आ रहा है, फिर इस तरह ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है तो फिर मैस डिफेक्ट डिक्रीज़ होगा। तो सबसे ज़्यादा मैस डिफेक्ट आयरन का आ रहा है, और जिसका मैस डिफेक्ट ज़्यादा होगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, जिसका मैस डिफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ग्रेटर आएगी, क्योंकि वही मैस डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी में चेंज हो रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड ग्राफ हम देखने लगे हैं। ये ग्राफ है बिटवीन न्यूक्लियंस एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ये जो ए आ रहा है ना, इसको मास नंबर कहते हैं, और इसको इधर न्यूक्लियन भी पढ़ रहे हैं। वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है और एक्स एक्सिस पे मास नंबर है या न्यूक्लियन नंबर है। तो अब देखें ये ग्राफ जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं, उसका जो हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से होता है। अब इस ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, इस ग्राफ से इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि जैसे जैसे ग्राफ ऊपर की तरफ चल रहा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ कर रही है, और इंक्रीज़ करते 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 यहाँ पे आ जाएं तो आयरन की सबसे ज़्यादा आ रही है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और आयरन का जो एटॉमिक चार्ज नंबर है, चार्ज नंबर आयरन का है 26 और इसका मास नंबर है 56 आ रहा है। और फिर आगे फर्दर चलें तो ये देखें ग्राफ नीचे आएगा। ग्राफ नीचे आने का मतलब है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फिर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। आयरन की राइट और लेफ्ट साइड पे कम है। सबसे हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर आप देखें तो वो आयरन की आ रही है इस पॉइंट पे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा है। आप अपनी अगर बुक में देखें तो वहाँ पे भी मेंशन है कि आप ऐसे क्या करें, बढ़ते जाएं ग्राफ की तरफ, ऊपर की तरफ चलते जाएं तो यहाँ पे आयरन आ रहा है। आयरन का आइसोटोप 58 भी होता है, तो उसके लिए जो बाइंडिंग एनर्जी आएगी वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। फिर फर्दर आप आगे आयरन से चलेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू होगी। तो ये हमने बच्चों बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी देख लिया। यहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, इस पर आप 3 स्टार लगा लें, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें मैस डिफेक्ट की डेफिनेशन की, फार्मूला लिखा, फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन की, फार्मूला लिखा, फिर उसमें 2 डेफिनेशन की थी बाइंडिंग एनर्जी की, फिर हमने एक एग्जांपल की, ठीक है। फिर हमने देखा कि ये ग्राफ क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन और चार्ज नंबर के दरमियान, और फिर देखा कि हाइड्रोजन का मास डिफेक्ट 0 होता है। फिर उसके बाद हमने ग्राफ बनाया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड मास नंबर, और ग्राफ बनाया तो इधर से भी हमें इंफॉर्मेशन मिली। और इन दोनों की इंफॉर्मेशन में देखें सबसे ज़्यादा जो इधर मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन वो आयरन का है, तो सिमिलर जिसका मैस डिफेक्ट ज़्यादा होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज़्यादा आएगी। तो जितनी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा आएगी इज़ इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी का, अगर मैं इज आइंस्टाइन की इक्वेशन से लिखूं तो जिसका बाइंडिंग मैस डिफेक्ट पर न्यूक्लियन ज़्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज़्यादा आएगी। तो आयरन की मैस डिफेक्ट ज़्यादा है तो आयरन का मैस डिफेक्ट ज़्यादा होने से बाइंडिंग एनर्जी भी सबसे हाईएस्ट आ रही है। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।